मनीष जी, क्या अब नक्सलवाद के समाप्ति के बाद जो चीज़ें हो रही हैं, एक रोड मैप बन रहा है और इस पर सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन एक प्रयास दिखाई दे रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या किस दिशा में जा रहा है बस्तर और हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद खात्मे के बाद? मोहन जी, देखिए, को बहुत आसान सी चीज़ को समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी कहाँ है। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी आदिवासी क्षेत्रों से ही होकर निकलती है। जिसने बस्तर और सरगुजा जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ पर सत्ता में काबिज हो गया। अब यहां पर देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता में आने के पहले जिस बात को अमित शाह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त करेंगे, उस वादे को उन्होंने पूरा किया, पहली बात। दूसरी चीज ये कि मैं जिस चीज से शुरुआत कर रहा था कि सत्ता की चाबी, तो बार बार बस्तर का दौरा, मुझे लगता है कि अभी तक जो मेरी जानकारी है लगभग 10 बार वो बस्तर का दौरा कर चुके हैं। अलग अलग आयोजनों में, अलग अलग उसमें जा रहे हैं, बस्तर ओलंपिक में जा रहे हैं, बस्तर पंडुम में जा रहे हैं, बस्तर दशहरा में जा रहे हैं। ओवरऑल जो फोकस एरिया जिसको कहते हैं, वो ये इस बात को समझ गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कि सत्ता की चाबी कहां है और उसको अपनी जेब में कैसे रखा जाए। अब दूसरी बात पर आते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए बस्तर तो जरूरी है उनको, लेकिन बस्तर जरूरी है तो बस्तर में सबसे बड़ी बात क्या थी? नक्सलवाद। नक्सलवाद से मुक्ति की बात करके उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। अब यहां पर देखिए, बस्तर के विकास को लेकर के बात हो रही है। नक्सलवाद अब जो है वो बीते दिनों की बात कही जाने लगी है, लेकिन अब बस्तर के विकास की बात हो रही है। तो बस्तर के विकास पर यदि हम बात करें तो बस्तर में 3 चीजों, विकास, शांति और पर्यटन, और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो फॉरेस्ट रिजर्व जो वहां पर है, जो खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में वहां पर है, उसका किस प्रकार से दोहन कर सकते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, वहां के जो आदिवासी हैं उनके जीवन स्तर को आप कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से जोड़ सकते हैं। इन चीजों को समझते हुए लगातार वहां का दौरा करना, वहां पर विकास की बात करना, वहां पर बार बार जाना, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करना, तो ये जो चीजें निकल करके आ रही हैं, ये सीधे तौर पे इस ओर इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज को देख करके फोकस नहीं कर रही, अब वो भविष्य को देख करके वहां पे फोकस कर रही है। और वहां पर जो लोग हैं उन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करके, उनके साथ शिक्षा का स्तर उनका बढ़ा करके, वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ा करके, वहां पर जो फॉरेस्ट हैं, उसके जो वन के जो उपज होते हैं उनकी कीमत अच्छी दे करके, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा करके और उनको भाजपा के साथ, भाजपा की विचारधारा के साथ, सरकार के साथ जोड़ के और उनको वहां पर विकास से मुख्य धारा में शामिल करके और सत्ता के सिंहासन पर बने रहने का जो प्रयास है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और ये जिस रास्ते में जा रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात को समझना होगा। हालांकि कांग्रेस ने भी प्रयास किया था, उसने ये कोशिश करी थी, वहां का जो वनोपज है उसकी कीमतों में अच्छी खासी वृद्धि करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहां से उतना समर्थन नहीं मिल पाया। तो क्यों नहीं मिल पाया? और अब ये जो परिस्थितियां बन रही है जिसमें लगातार भाजपा जो है फोकस कर रही है आदिवासी क्षेत्रों पर, उससे वो कैसे निपट सकते हैं, कैसे उसकी काट निकाल सकते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। क्या ये सब करके बीजेपी सफल हो सकती है क्या वहां? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, आप लगातार किसी चीज पे काम करते रहेंगे। यदि हम छोटा सा उसमें जाएं, अभी पहले जो राजनीतिक घटना देश में घटी है, बंगाल पर लगातार उन्होंने 15 साल तक प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा जाकर के सफलता वहां मिली। तो यहां पर भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह जैसा लीडर, जिसको माना जाता है कि रणनीतिक रूप से या वर्तमान समय की बात करें तो राजनीति में चाणक्य रूप में लोग उनको देखते हैं, वो लगातार 10 बार दौरा कर चुके हैं। तो 10 बार वो व्यक्ति यदि वहां दौरा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो इस बात को समझ रहे हैं कि वहां पर क्या है और वहां से हम कैसे अपने आप को वापस स्टेब्लिश कर सकते हैं।